नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं मनीष भदौरिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश प्रदेश में आज कोरोना की महामारी बहुत बुरी तरह से फैल रखी है। पूरा भारत इस कोरोना वायरस के दंश को झेल रहा है और साथ में अलग बीमारियां भी इनके साथ में आ चुकी हैं। अब स्थिति ये है कि एक बड़ी तादाद में लोग मर रहे हैं और ब्लैक फंगस जैसी एक खतरनाक बीमारी भी इस समय अपने चरम पे है, जिससे लोग बहुत ही डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। उनको सही जानकारी नहीं मिल रही, सही नॉलेज नहीं मिल रही है, वो क्या करें क्या नहीं करें। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उपसम गोयल जी, जो कि रेटिना स्पेशलिस्ट हैं और आई सर्जन हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार मनीष जी। डॉक्टर साहब जी, ये ब्लैक फंगस क्या है? देखिए बेसिकली जो कोरोना है इसमें क्या हो रहा है कि इट इज़ जैसे कोई भी अन्य वायरल इन्फेक्शन होता है, ये बॉडी के इम्यून सिस्टम को ही मॉडिफाई कर दे रहा है और इम्यूनिटी को सप्रेस कर देता है। जो नॉर्मल इम्यून रिस्पांस होना चाहिए बॉडी का, उसको तहस नहस कर देता है। या तो हाइपर स्टिमुलेट हो जाता है इम्यून सिस्टम, तो पूरा का पूरा इम्यूनिटी का सिस्टम, जैसे साइटोकाइन स्टॉर्म होता है ना उसमें, तो पूरा का पूरा इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस शरीर में बेहद बढ़ता चला जाता है। या दूसरे एंड पे इम्यून सप्रेशन हो जाता है, बिकॉज वायरस एंड ऑफ द डे में जो सेल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, एक बात। और दूसरा, जो दवाइयाँ चलानी पड़ती हैं उसको इसकी रोकथाम के लिए, उनके कारण भी तो तमाम एंटीबायोटिक्स हमें चलानी पड़ रही हैं, तमाम स्टेरॉइड्स जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट और लाइफ सेविंग रोल है जिनका, वो भी चलाना पड़ता है। अब मुश्किल क्या हो जा रही है कि जिन पेशेंट में ज़्यादा समय तक स्टेरॉइड्स चलाने पड़ रहे हैं, वो सिर्फ इकलौता कारण स्टेरॉइड्स नहीं है, ये भी हमें समझना चाहिए कि ये एक कॉम्प्लेक्स हो रहा है। एक तरफ वायरल इन्फेक्शन हो रहा है बॉडी में, जिसने कि हमारे इम्यून सिस्टम के साथ पूरा खिलवाड़ कर रखा है। दूसरी तरफ हमें एंटीबायोटिक्स यूज़ करनी है, क्योंकि इम्यून सिस्टम लोअर्ड है, इसलिए इन्फेक्शन के चांसेस, नॉर्मल इन्फेक्शन के चांसेस बॉडी में बढ़ जाते हैं, तो हमें एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती हैं। मगर और साथ के साथ हमें स्टेरॉइड भी देने पड़ते हैं, ताकि जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, जैसे आपको मालूम ही होगा, सब लोग को याद है अब इस टाइम कि लंग्स में इन्फ्लेमेशन बेहद ज़्यादा हो जाता है, तो उसको सप्रेस करना पड़ता है। तीसरी चीज़, ब्लड के अंदर फेरेटिन, जो आयरन का लेवल है, वो इस इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस का पार्ट है, और फेरेटिन का इंक्रीज़ बॉडी में बहुत हद तक बढ़ जाता है फेरेटिन। ये एक और समस्या है। तो इट्स अ कंपेंडियम, और ख़ास तौर से ऊपर से वो मरीज़ जिनको सपोज डायबिटीज़ है, या किन्हीं को कोई इम्यून मॉड्यूलेटेड बीमारियां पहले से हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है, या किसी को कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उनका इम्यून सिस्टम पहले से ही वीकेंड है। तो ऐसे लोग, ऊपर से फेरेटिन का बढ़ना, ऊपर से ग्लूकोज का बढ़ना, ऊपर से ऑक्सीजन का सैचुरेशन देना, इनके साथ यदि ज़रा सा भी कुछ वो अनटूवर्ड हो जाता है, तो ब्लैक फंगस, जो कि नॉर्मली फंगल इन्फेक्शन वातावरण में रहता ही है कि नहीं, कि मट्टी में भी रहता है, पेड़ों पे भी रहता है, हर जैसे आपको अगर आपके उंगली के नाखून से आँख के खरोंच लग जाती है, या जैसे गांव में लोग कहते थे साहब वो भैंस की पूंछ से आँख में चोट लग गई, या कोई लकड़ी के उससे चोट लग गई आँख में, तो अक्सर फंगल इन्फेक्शन का सबसे पहला हमें डर रहता है। अब यहाँ पे क्या है कि एनवायरनमेंट में ऑलरेडी फंगस है, अस्पतालों में, घरों में भी लोग बैठे हुए हैं, उनको भी नॉर्मल फंगस का एक्सपोजर मिल जाता है। ऊपर से ये सारे के सारे पैरामीटर्स बॉडी के खिलाफ हो जाते हैं। जैसे डॉक्टर साहब, देखा जाता है कि अब कोरोना वायरस हुआ, जिसको भी कोरोना वायरस अटैक कर रहा है, तो उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम को पूरा डैमेज कर रहा है वो। बिल्कुल ठीक है। काफ़ी थिक लेयर जम रही है। जी हाँ, बिल्कुल। और जिससे वो उनके लंग्स इन्फेक्टेड हो जाते हैं और स्वेलिंग आ जाती है, जिससे वो सांस लेने में उनको प्रॉब्लम हो रही है। बिल्कुल ठीक है। जब ये कंडीशन हो जाए तो जाहिर सी बात है, आदमी सांस ही नहीं ले पाएगा, तो वो एक ऐसी क्रिटिकल कंडीशन पहुँच जाएगा कि उसको बचा पाना भी असंभव हो जाएगा। तो क्या, और जब वो कहीं रिकवरी हो भी रही है, तो उसको जाहिर से मेडिसिन भी दी जा रही है, बहुत सारी जानकारी ये भी आ रहा है कि उनको हाई डोज एस्ट्रॉइड भी दिया जा रहा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। हाई डोज एस्ट्रॉइड के ही कारण मुझे लगता है, क्या ये जो इन्फेक्शन पहुंच रहा है, क्योंकि इन्फेक्शन तो आदमी हो चुका है। जी हाँ, जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये सिंगल फैक्टर नहीं है कि हम स्टेरॉइड दें या ना दें, बिकॉज आखिर जानलेवा बीमारी से बचना है तो स्टेरॉइड ज़रूरी भी है। साथ के साथ फिर हम रेमडेसिविर और इस तरह के जो बाकी एंटीवायरल यूज़ कर रहे हैं, ये भी इम्यून सिस्टम को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो जो भी चीज़ एक चीज़ को डिस्ट्रॉय कर रही है,
दूसरा इन्फेक्शन उसका फ़ायदा उठा रहा है। बेसिकली ये एक जो समस्या आ रही है कि हम एक चीज़ को हम रोक रहे हैं तो दूसरी चीज़ उसको वर्सन कर दे रही है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो अब सवाल ये भी उठता है कि भाई हम इसको फिर प्रिवेंट क्या करें और कैसे करें। मैं पूछना चाह रहा था आपसे जी कि इसके शुरुआती लक्षण आदमी कैसे समझ सकता है कि हाँ कुछ हमें प्रॉब्लम हो रही है? क्या इसमें आंख लाल हो रही है, क्या इसमें ईचिंग हो रही है, क्या उसको नेजल में कुछ सेंसेशन हो रहा है, जी कुछ ऐसा जरूर हो रहा है कि उसको आइडिया लग रहा है कि हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है। इसको हम कैसे पहचाने, एक आम आदमी कैसे पहचाने, इसको कैसे डायग्नोज करे कि हाँ हमें ब्लैक फंगस होने की संभावना है? देखिए, लंग में अगर हो रही है या अन्य शरीर में हो रही है तो उसको देख पाना बहुत ही टेढ़ा काम है। मैं आइज़ के बारे में आपको बता सकता हूँ कि अक्सर क्या हो रहा है, अभी जैसे हमारी प्रेजेंटेशन आई कि हमारी जानकारी हैं, उन्होंने फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब आँख में थोड़ी सी लाली आ रही है, आँख के मूवमेंट में, दाएं बाएं मूवमेंट में दर्द होना शुरू हो गया। तो आई इमीडिएटली कंजक्टिवाइटिस आँख में सिर्फ कीचड़ आएगा, पानी आएगा, लाली आएगी, इतनी सी होती है तो उससे थोड़ा सा लाली होती है तो दर्द होता है। ये भी कोरोना के सिम्टम्स हैं। आई में जो कोरोना का इन्फेक्शन हो रहा है उसमें ये चीज़ पाई जा रही है कि आँख के अंदर कीचड़ और पानी आना, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस भी हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना में ज़्यादा पाई जा रही है। जो वैस्कुलाइटिस का कंपोनेंट है जिसमें खून की नसों में सूजन आ रही है शरीर में, वो एक अजीब फिनोमेनन हम लोग देख रहे हैं कि सारे में पूरे के पूरे शरीर में के ब्लड वेसल में सूजन आ रही है, जो कि अननोन हार्ट अटैक्स के केसेस भी उसके कारण प्रॉब्ली हो रहे हैं। और वही चीज़ आँख के पर्दों में आ रही है। तो शरीर में वैस्कुलाइटिस का जो कंपोनेंट है इसके कारण अननोन हार्ट अटैक्स भी हो रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही नॉर्मल है, पेशेंट रिकवर भी कर गया है एंड सडनली ही गोज़ इनटू हार्ट अटैक। वी डोंट नो, इट इज़ नॉट रियली नोन कि वो हार्ट के एरिथमियाज हुए या वेजल्स में डिजीज़ आई या पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ। वी आर नॉट श्योर ऑफ दैट, बट व्हाट वी डू सी इस ऐसे कई मरीज़ हैं जिनके आँख के पर्दे के अंदर सूजन आ जाती है, पर्दे में सूजन आ रही है, ऑप्टिक नर्व जो नस होती है उनमें सूजन आ रही है, उनकी खून की नसों, आँख के पर्दे की खून की नसों में सूजनें आ रही हैं। तो ये एक और सेपरेट, ये तो कोरोना के पार्ट हो गए। जैसे पुराने समय में कहते नहीं थे, गांव में कहा जाता था कि आँख गिर गई या आँख बह गई, इस टाइप का लोग यूज करते थे वर्ड। नहीं, वो एंडोथेल्माइटिस है, दैट्स अ डिफरेंट कंप्लीटली। ये स्क्लेरा को हमारे नुकसान पहुंचा रहा है कि अंदर ये रेटिना को पूरा डैमेज कर रहा है। यस, बिल्कुल। ये बट ये सब कोरोना के पार्ट हैं, ये म्यूकोरमाइकोसिस के पार्ट नहीं है। तो कोरोना में स्क्लेराइटिस भी हो रही है, एपिस्क्लेराइटिस भी हो रही है, कंजक्टिवाइटिस भी हो रही है, रेटिनाइटिस भी हो रही है, वैस्कुलाइटिस भी हो रही है, जितने मतलब एक अजीब किस्म की बीमारी है जिसपे हम पर्दे की शुरू से आखिर तक आँख के सब कुछ इन्फेक्ट हो रहा है। बट म्यूकोरमाइकोसिस जो आ जाता है वो बेसिकली नाक से आता है, साइनसेस से आता है, और उन साइनसेस के चलते आँख के अंदर इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। अब समस्या ये हो जाती है कि यदि आँख की इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गया, जैसे अभी एक और हमारे डॉक्टर फ्रेंड कह रहे थे कि डॉक्टर साहब हमने ये देखा कि अगर आँख के अंदर का इन्वॉल्वमेंट हो गया, ऐसे मरीज़ को बचा पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, बिकॉज अगर उसके मसल्स इन्वॉल्व हो गए हैं तो पूरा का पूरा एक समझ लीजिए आप कटोरा है जिसके अंदर म्यूकस, जिसके अंदर ये फंगस भर गई है और उसको बहुत अच्छा ग्रोथ मीडियम मिल गया है, तो इसमें फिर तमाम जो साइनसेस हैं उनको ऑपरेट करके क्लीन अप करना पड़ता है। जैसे जानकारी आ रही है कि जब ये ब्लैक फंगस आपको हो रहा है तो आपके ब्रेन को डैमेज करने लग रहा है, ये एग्जैक्टली रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करने लग रहा है, जी, आपके हृदय को डैमेज कर रहा है। जी बिल्कुल। तो इतने एक साथ ही कई जगह जाके आपको कहीं ना कहीं इन्फेक्शन पैदा कर रहा है, फंगल इन्फेक्शन पैदा कर रहा है। बिल्कुल, फंगल इन्फेक्शन हमेशा से, आज से नहीं हज़ारों सालों से फंगल इन्फेक्शन बॉडी में हो जाता है तो उसको ट्रीट करना हमेशा बहुत टेढ़ा काम होता है। और ऊपर से हमारा देश में तो ये हो ही रहा है कि आता है तो फटाफट ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाती है, दवाइयों का मिलना मुश्किल हो जाता है, जिन लोगों को नहीं चाहिए उनके पास स्टॉक जाने शुरू हो जाते हैं। दिस इज़ रॉन्ग। अब सरकार ने बड़े सख्त कदम उठाए इसमें कि अब जो है रेगुलेटेड सप्लाई मिलेगी, बाज़ार में नहीं मिल रही है अन्य आदमी को, बट जिन अस्पतालों में इलाज चल रहा है वो इसका सैंक्शन अगर अपने लोकल जो CMO हैं उनके थ्रू कराते हैं तो उन अस्पतालों को दवा मिल रही है। तो इट इज़ नॉट कि वो दवा नहीं मिल सकती है, बट इस तरह से ओपन मार्केट में जाके खरीदने के लिए नहीं मिल रही है। रेमडेसिविर आ रही है या फिर अदर जो मेडिसिन, ये एंटी फंगस नहीं है, ये एंटी फंगस नहीं है, ये सब एंटीवायरल है। दैट इज़ द थिंग। तो वो दो चीज़ें हो गई। एक तो ये है कि जो हमारे पास कोरोना की मेन बीमारी है तो वो कोरोना खुद की बीमारी है, वो एक प्रॉब्लम वो है, और एक है कि कोरोना के ट्रीटमेंट के चलते जो कॉम्प्लिकेशन हम शरीर में हुए जा रहे हैं वो एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो रही है। वाई? बिकॉज
कोरोना है, उसका इलाज हो रहा है और इलाज के चलते एक नई बीमारी आ गई। वो ये म्यूकोरमाइकोसिस कोरोना नहीं है, ये म्यूकोरमाइकोसिस कोरोना का कोई पार्ट नहीं है, मगर ये इलाज के, जैसे मैंने बताया कि इलाज के कारण जो कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं ये उन कॉम्प्लिकेशंस का पार्ट है। तो इसको अलग से ट्रीट करना, तो अब हम नई मतलब एक बीमारी ठीक करने चले थे, हम 2 बीमारियों के साथ हमारी को की सामने प्रेजेंटेशन। क्या हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब हमें पेशेंट है, कोरोना अगर पॉजिटिव पेशेंट है, वो एडमिट हो रहा है, हाँ जी, और उसको मास्क लगाया जा रहा है, उसके नज़ल पे अपना जो ऑक्सीजन दी जा रही है, जी जी जी, और जो मेडिकेशन चल रहे हैं उसके, तो क्या ये नज़ल जो मास्क लगाने की वजह से भी कहीं ना कहीं इन्फेक्शन ये बढ़ रहा है और ऊपर तक पहुंच रहा है? क्या ये भी कहीं ना कहीं कारण हो सकता है इस चीज़ का? जो ज़्यादातर देखा गया है कि जहाँ पे नेज़ल प्रॉन्ग लगाया जाता है नाक में, उसी के चारों तरफ इन्फेक्शन सबसे पहले आना शुरू हो रहा है। उसका कारण ये कि जैसे अभी बात हुई कि ऑक्सीजन एक तो मिल रहा है उसको, मॉइस्चर उसको बढ़िया मिल गया, उसके पूरा वातावरण उसको बहुत बढ़िया मिल गया, फंगस को नमी मिल गई है ना, और ऑक्सीजन मिल गया उसको, फेरिटिन लेवल शरीर में बढ़े हुए हैं, तो आयरन का उसको ग्रोथ का मीडियम बड़ा अच्छा मिल गया, तो इसलिए ये जल्दी से दिख जा रहा है। और साथ में बाहर दिख रहा है, हो सकता है लंग में शुरू में चेंजेस आने जो दिख ही नहीं रहा हूँ, ये भी पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की। डॉक्टर साहब, किस एज वालों को आपको लगता है कि वाकई में इस एज वालों को ज़्यादा कोरोना वायरस या ब्लैक फंगस हो रहा है? नहीं, एज का कोई ऐसा वो नहीं है। जैसे मैंने कहा, जो लोग इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जो कि अक्सर ओल्डर लोग हो रहे हैं, मगर हम तो देख रहे हैं ये तो यंग पेशेंट्स को भी अफेक्ट कर रहा है। सो ये बहुत ध्यान रखना है कि जो लोग स्टेरॉइड्स पे हैं उनको जितने दिन स्टेरॉइड चलाने की ज़रूरत है उतने दिन स्टेरॉइड चलाएं, उससे ज़्यादा ना करें। और इंडेक्स ऑफ सस्पिशन, जैसे हम कहते हैं ना कि सस्पिशन का इंडेक्स, एक खटोगी आपने का चोर आया, ये इंडेक्स ऑफ सस्पिशन बहुत ज़्यादा हाई होने की आवश्यकता है। इसको आप लाइटली नहीं ले सकते। अब ये आप मत सोचिए कि हम इसको लेकर के आँख में सूजन है, कोई बात नहीं 2 दिन में ठीक हो जाएगी, कोई दवा खा लो कुछ कर, नो, बिकॉज ये 2 दिन जो है बहुत ही क्रिटिकल है। जैसे हमारे ENT वाले फ्रेंड्स बता रहे हैं कि सर इसके अंदर इमीडिएट इंटरवेंशन ज़रूरी हो जाता है। जैसे मैं अभी आपको अपने एक और फ्रेंड की बता रहा था, तो वो खुद भी डॉक्टर हैं जबकि, और उनकी वाइफ भी डॉक्टर हैं, बट दे कुड नॉट टेक इट सीरियसली इनफ। तो हमने रात में फ़ोन करके कहा कि इसका इमीडिएटली दवाइयाँ चलानी ज़रूरी हैं और कल तक आप इसकी सर्जरी का प्लानिंग करिए। अगर इमीडिएटली रिलीफ नहीं मिलता है तो 24 घंटे के अंदर दवाइयाँ चल के देन वी सी कि हाँ कैसा रिस्पांस आ रहा है या नहीं आ रहा है, अकॉर्डिंगली उसके फिर हमारे को प्लानिंग करनी पड़ेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, आप भी देख रहे होंगे कि कोई अगर कोरोना पॉजिटिव हुआ पेशेंट, उसके बाद उसने रिकवरी किया, रिपोर्ट निगेटिव आ गई, सब कुछ ठीक हो गया, वो स्वस्थ होकर घर पहुँच गया, फिर क्या होता है 10, 15, 20 दिन बाद, 25 दिन बाद उसको अटैक के सिम्टम हो जा रहे हैं, उसको अटैक की पोजीशन आ जा रही है। अटैक पड़ गया, क्यों है पता? अटैक पड़ गया उसको, 24 साल का लड़का अटैक पड़, 30 साल का लड़का अटैक पड़ गया। तो ये क्या चीज़ है? मतलब क्या ये एज है अटैक पड़ने की? एज तो नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये कोरोना वायरस या ब्लैक फंगस कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है बॉडी को। इसके लिए क्या किया जा सकता है वो पहले इस चीज़ को सिम्टम समझ पाए कि इसमें कोरोना वायरस में क्या हो रहा है कि शरीर में इन्फ्लेमेटरी कंपोनेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, साइटोकाइन स्टॉर्म जिसे कह रहे हैं, जिसके कारण बिल्कुल ही सारे शरीर के अंदर सूजन आनी शुरू हो जाती है एक तरह से। इसी तरह ये खून की नसों को भी अफेक्ट कर रहा है और खून की नसों में इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन आ जाती है और खून की नसें बंद होनी शुरू हो जाती हैं। तो जो हार्ट को सप्लाई करना चाहिए नस को, वो हार्ट को सप्लाई नहीं कर पा रही है। जो आँख के पर्दों में खून आना चाहिए वो आना बंद हो जा रहा है। इसी तरह एम्बोलिक फिनोमेन बढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर जो तमाम हमारे पैथोलॉजी के डॉक्टर सब ये बता रहे हैं कि इसके अंदर जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं, है ना, जिसमें सी रिएक्टिव प्रोटीन CRP बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट शायद वही है, और फिर IL-6 भी लोग करा रहे हैं, फेरिटिन एक इम्पॉर्टेंट मार्कर है, डी डाइमर इम्पॉर्टेंट मार्कर है। ये कुछ मार्कर्स हैं जो कि रूटीन में टेस्टिंग में हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो कहना ये है कि आप पूरी तरह स्वस्थ हो भी गए, जैसे आपने कहा कि स्वस्थ हो गए, अस्पताल से लौट आए, सब कुछ ठीक है, ऑक्सीजन सपोर्ट पे भी नहीं है, उसके बाद भी ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स करा लेने ठीक हैं। इट इज़ यूज़फुल टू गेट इट डन, क्योंकि यदि इन्फ्लेमेटरी मार्कर बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, यानी कि शरीर में कहीं ना कहीं सूजन या इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस चल रहा है, तो उसके अनुसार फिर हमारे को उसका ट्रीटमेंट देना आवश्यक हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी देखा जा रहा है जो उसकी मेडिकेशंस दी जा रही हैं पेशेंट्स को, वो मेडिकेशन कहीं ना कहीं ब्लड शुगर का लेवल भी बढ़ा रही हैं, कुछ क्रिटिकलिटीज़ भी पैदा कर रही हैं। इंटरेस्टिंग है, बट हमारे कुछ डॉक्टर फ्रेंड्स ये भी रिपोर्ट करें कई लोगों की डायबिटीज़ ठीक भी हो गई। अच्छा। और लंबे अरसे तक ठीक हो गई, मतलब डिस्चार्ज हुए उन्हें कई महीने हो गए
एंड दे आर डूइंग फाइन। तो वी कांट रियली से डायबिटीज़ इसलिए बढ़ रही है बिकॉज दो चीज़ें, तो जब भी शरीर पे स्ट्रेस पड़ता है तो डायबिटीज़ बढ़ती है, एक तो नॉर्मल स्ट्रेस इंड्यूस डायबिटीज़ जैसे बढ़ जाती है नॉर्मली, दूसरा हम स्टेरॉइड्स यूज़ कर रहे हैं और उसे करना पड़ रहा है, हम न चाहते हुए भी करना पड़ रहा है, तो वो भी हो रहा है, बट ठीक है उसके लिए तो इंसुलिन बढ़ाया जा सकता है, उसका कंजम्पशन आई मीन उसका डोज बढ़ाई जा सकती है। आपको डॉक्टर साहब क्या लगता है कि कुछ महीनों में जी क्या तीसरी वेव आने की संभावना है, क्या ऐसा हो सकता है, आप क्या सोचते हैं? हालांकि लॉकडाउन लगाया गया है, अभी जो पेशेंट्स हुए होंगे या जो ये हमारे डॉक्टर ग्रुप से एक अच्छा मजाक है, वो कहते हैं ये मुझे नहीं मालूम क्योंकि हम जर्नलिस्ट नहीं, हम तो डॉक्टर हैं मगर देखिए इसमें वही वाली बात है, सरकार अपनी तरफ से उसकी बाध्यता है कि लॉकडाउन को बहुत दिन न चलाए बिकॉज इकोनॉमी को रिवाइव करना ज़रूरी है। एक सबसे बड़ा, हाँ मैं एक चीज़ बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं अभी भी देख रहा हूँ कि लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं वो ये है कि लोग बंद कमरों में, इवन अस्पताल, बंद कमरों में अस्पताल चल रहे हैं, बंद कमरों में कोरोना वार्ड चल रहे हैं। अरे भाई बंद कमरे में तुम कुछ भी कर लोगे, ये वायरसेस फैलते चले जाएंगे और मल्टीप्लाई होते जाएंगे, आपके एयर कंडीशनर्स के फिल्टर्स में घुस जाते हैं और वहाँ से और मल्टीप्लाई होकर लौटते हैं। तो कमरे खुले होने चाहिए। दैट वाज वन रीज़न जो कि गांव में कोरोना बाद में आया है कि वहाँ पे आप किसी के ड्राइंग रूम में भी जाते हैं तो खुला है, खिड़कियाँ खुली हैं, दरवाजे खुले हुए हैं। अदरवाइज़ 99% लोग जाएंगे तो आप वरांडे में बैठेंगे, वहीं पे खुले वातावरण में रहेंगे, उसमें रिस्क इतना नहीं है। आप बाहर घूमने निकलते हैं वहाँ पे रिस्क नहीं है, मगर आप जैसे ही कमरे के अंदर जाते हैं, अब मॉल्स के अंदर लोग घुसे जा रहे हैं, जहाँ पे खाने का है वहाँ पे ऐसी भीड़ लगी पड़ी है, कोई मास्किंग का मतलब ही नहीं बनता। और जब एक बंद कमरे में 50 लोग मास्क लगाएं या ना लगाएं, वायरस तो शेड हो ही रहा है। तो एक तो बंद कमरों में आप लोग कोशिश करें कि अवॉइड करें। इवन जैसे हम लोग हॉस्पिटल में कर रहे हैं तो अस्पताल में एक तरफ हमारे यहाँ कूलर चला रखे हैं और दूसरी तरफ कंटिन्यूसली एग्जॉस्ट चलता है 24 घंटे। अस्पताल चल रहा है सिर्फ 2 घंटे, बट एग्जॉस्ट चल रहा है 24 घंटे। ये तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है। Yes. क्योंकि जहाँ पे 40-50 मरीज एक हॉल में बेड पे पड़े हुए हैं, आपको कोरोना नहीं भी और एक रिकवर होना है, आप और इन्फेक्ट हो गए। और कई लोग मास्क निकाल रहे हैं, लगा रहे हैं। एग्जैक्टली। उसके पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर वायरसेस, और पता चला कई 3-4 वायरसेस उसमें। एग्जैक्ट। तो आखिर आप मुझे बताइए कि जब फैलाव डॉक्टर्स की ड्यूटीज़ लगाई गई वार्ड्स में, तो डॉक्टर्स क्यों ज़्यादा संक्रमित हुए, जबकि वो सबसे ज़्यादा प्रिकॉशन ले रहे थे? क्योंकि वो बंद कमरे के अंदर आप कुछ भी कर लेंगे, सर से पांव तक वायरस आके बैठा हुआ है, आप कुछ भी कर लेंगे, हाथ पोंछेंगे, किसी चीज़ को छुएंगे तो इमीडिएटली वायरस को ट्रांसमिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए मैं तो डे 1 से जब से शुरू हुआ, इनफैक्ट मैं एक चीज़ आपको ये भी बता दूँ, अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ अनदर प्रॉब्लम। दिस इज़ द थिंग, जो सरकार ने अच्छा काम किया वो इस टाइम ये है कि मेडिकल के में दवाइयों की उपलब्धिकरण इन्होंने अच्छा करा दिया है कोशिश कर करके, तो ये एक अच्छा स्टेप है। आई होप कि मिल रही हों दवाइयाँ, आई एम नॉट इवन श्योर कि मिल भी रही हैं कि नहीं दवाइयाँ, तो ये समस्या है। तो आपको 2 चीज़ें हैं, एक चीज़ है कि कोरोना से हम कैसे बचें, ये एक बहुत ही अहम सवाल है। इसमें हमारे होम्योपैथी के भी डॉक्टर फ्रेंड्स हैं, हमारे आयुर्वेद के भी डॉक्टर फ्रेंड्स हैं, मैं गुजारिश करूँगा कि आप उनसे भी बात करें और उन लोगों को भी लाएँ स्टूडियो में, उनसे भी बात करके पूछें कि उसमें क्या क्या प्रिवेंटिव है। सी डोंट ट्रस्ट अ सिंगल पैथी, कोई भी सिंगल पैथी इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में 100% कारगर तो नहीं है ना, मगर जिस दिशा से जो भी हमें सपोर्ट मिल सकती है वो हम करते हैं। अब लोग कैसे हम नेज़ल डूशिंग करो, मैंने कहा व्हाट इज़ दिस नेज़ल डूशिंग, ये क्या बकवास की चीज़ है? जल नीति कहने में क्या शर्म आती है? हमारे हज़ारों साल से जल नीति चल रहा है, आज वेस्टर्न वर्ल्ड हम नेज़ल डूशिंग की बातें कर रहे हैं जो कि हमारी देश की ईजाद है। तो आप जल नीति का फ़ायदा है, मगर उसको कैसे करना है वो ठीक से समझना बहुत ज़रूरी है ना। गार्गलिंग करना ज़रूरी है, और जब आप बाहर निकले प्रॉपर मास्क, लोग चुन्नी लगा के घूम रहे हैं। मेरे अभी पेशेंट मेरे यहाँ आ रहे हैं ओपीडी में, मास्क यहाँ पे, मैं पूछता हूँ भाई साहब आप कुछ पढ़े लिखे लग रहे हो, ये मास्क काहे के लिए है? दाढ़ी प्रोटेक्ट करने के लिए क्या? ये चिन गार्ड है टाइप का? कि नहीं साहब फिर ऊपर कर लेंगे। मैंने कहा आपको दिख नहीं रहा, लोग मरते नहीं दिख रहे कि क्या करा जाए भाई? लोगों की एजुकेटेड लोग जब ऐसे बिहेव करेंगे तो फिर तो बड़ा मुश्किल है। आप यू आर सपोज टू वेयर अ टाई। अब आज भी देखिए हम लोग जो वार्ता कर रहे हैं पूरा का पूरा क्रॉस वेंटिलेट करके सब करके कर रहे हैं, ठीक है ना। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हमें मालूम है कि नॉर्मल एनवायरनमेंट में हमारे को इस तरह से नहीं बैठ सकते हैं, तो दिस इज द थिंग। तो ये प्रिकॉशंस तो लेनी पड़ेंगी,
उसके बिना आप कैसे सर्वाइव करना चाहते हैं? नंबर 1, जब आप निकले मास्क लगाइए। आप अपनी गाड़ी में अकेले ट्रैवल कर रहे हैं या जो माइक्रो बबल होता है, जो एक फैमिली होती है उसे माइक्रो बबल कहते हैं, इस माइक्रो बबल में फिर भी एक सेफ्टी है, क्योंकि अगर आप जो खाना खा रहे हैं सब लोग बैठ करके खा रहे हैं। जैसे मैं बताऊं, हम जब से कोरोना शुरू हुआ है मैंने फैमिली के साथ खाना ही नहीं खाया। हम जाते हैं घर पे, हम अलग वरांडे में जहाँ कूलर चलता है, क्रॉस वेंटिलेशन होता है, वहाँ बैठ के खाना खाते हैं, फैमिली के साथ नहीं खाते, क्योंकि मेरा इन्फेक्ट होने का चांसेस सबसे ज़्यादा है और इसीलिए हम अपने को वर्चुअली घर में ही आइसोलेट करके रखे हैं ताकि औरों को घर के अंदर न हो जाए। सो यू सी दैट काइंड ऑफ प्रिकॉशन यू हैव टू टेक। अच्छा डॉक्टर साहब, जिनको जो कोरोना वायरस जिनको हो चुका है, जो पॉजिटिव हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं, उनको ही क्या हो रहा है ये ब्लैक फंगस? यस, बिल्कुल, क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज आप कोरोना से रिकवर कर, इसी से रिलेटेड है इसका मतलब, जिसको भी हो रहा है ये कोरोना वायरस, बिकॉज इम्यूनिटी डाउन हो गई। हाँ, तो आप घर आ गए बट ऑक्सीजन चल रही है, ऑक्सीजन सपोर्ट पे हैं या फिर आपने स्टेरॉइड पे हैं, तो इम्यूनिटी तो लोअर हो ही रही है। यानी सबसे बड़ा कारण एक नमी हो सकती है इसका, कि नमी में फंगस ये सारे, और ये जी हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, बिकॉज ये सारे फैक्टर्स जो बढ़ते मतलब ऐड ऑन होते जा रहे हैं ना, तो इसीलिए अब हम लोग जो आप ले रहे हो एयर, ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हो, उसके अंदर जो बॉटल होती है पानी की, उसके अंदर लोगों ने मिथाइलिन ब्लू डालना शुरू कर दिया है, पोविडोन आयोडीन डालना शुरू कर दिया है। तो उसकी मात्रा और सब जो है दैट कैन बी ऑफ कोर्स चेक्ड ऑन द नेट ऑल्सो, क्योंकि कितने उसमें डालना है, कि उसके अंदर छोटा सा अमाउंट एक पाउडर का उसमें डाल दिया जाता है या पोविडोन आयोडीन का सोल्यूशन बना दिया विद दी होप कि हम उसके अंदर कम कर सकेंगे उसके इन्फेक्शन रेट को। बट वी डोंट नो वेदर दैट्स वर्किंग कम्प्लीटली और नॉट, ये भी हमें नहीं मालूम कि पूरी तरह से ये कारगर है कि नहीं है, तो ये भी इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा इसका प्रिवेंशन क्या है? जी, क्या मेडिकेशन है इसका? बिल्कुल, इसमें देखिए 2 चीज़ें हैं। एक तो हमें ये देखना है कि कोरोना को हम कैसे प्रिवेंट करें, दैट इज़ नंबर 1, है ना। तो प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना, सैनिटाइज़र को यूज़ करना। सैनिटाइज़र भी आप सारे टाइम 24 घंटे तो नहीं यूज़ कर सकते हैं, मगर आपको ध्यान ये रखना है कि जैसे आप जाएँ अस्पताल में जा रहे हैं, आपने अगर हैंडल खोला तो आप हो सकता है संक्रामित हो जाएं। इसीलिए जितने तमाम अस्पताल हैं उसमें निर्देश ये है कि सैनिटाइज़र दरवाजे के बाहर होना चाहिए, ना कि अंदर। तो पहले सैनिटाइज़र लगाएंगे तब आप एंटर करें। नॉर्मली जैसे हम लोगों के हॉस्पिटल में दरवाज़ा हमेशा 24 घंटे खुला रहता है, जब तक ओपीडी चलता है दरवाज़ा खुला रहता है, आपको कहीं कुछ टच करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एक चीज़ ये। दूसरा, जब आप जाएं किसी भी कमरे में जाएं, बंद कमरों में खासतौर से जाएं, मास्क पहनना ज़रूरी है। प्रॉपर मास्क होना चाहिए, इल फिटिंग मास्क नहीं होता। ये नहीं कि मास्क यहाँ रखा हुआ है और साइड से हवा आ रही है, इट शुड बी प्रॉपर। आपकी जितनी सांस है वो मास्क के थ्रू ही आए, उसके बिना और उसी के थ्रू जाए। कुछ लोग वेल्व वाला मास्क लगाते हैं, वो एक्चुअली अच्छा नहीं है, क्योंकि कई बार वेल्व फंस जाता है और वेल्व फंस जाता है, लोग सोच रहे हैं हम वेल्व के थ्रू ब्रीथ कर रहे हैं, एक्चुअली कुछ नहीं, वो सादी हवा ब्रीथ कर रहे हैं। और अगर वो ब्रीथ कर भी रहे हैं फिल्टर्ड एयर, तो जब एक्सेल कर रहे हैं तो सारा का सारा कंटेमिनेटेड एयर को बाहर निकाल रहे हैं, तो उसमें वेल्व वाले मास्क अच्छे नहीं। बट जिन लोगों को सांस की बीमारियां हैं पहले से, उनको मुश्किल हो जाती है पहने, ऐसे में अलाउड है। फिर भी उसमें भी आप सिंपल सा मास्क है, N95 मास्क तो आइडियल है। एज डॉक्टर्स, हम सब डॉक्टर्स N95 मास्क यूज़ करते हैं, मगर अदरवाइज़ नॉर्मल यूज़ के लिए आप सिंपल मास्क भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा सोर्स होता है कि नेबर्स के यहाँ बैठ गए आप, सोशल डिस्टेंस, जो वर्ड सोशल डिस्टेंसिंग खुद ही गलत है भाई। सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ी ना चाहिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग तो ये होगी कि मैंने आपसे फ़ोन पे बात करना बंद कर दिया, मैं आपसे बात ही करना बंद कर दिया, ये सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। आप बात करिए फ़ोन पे, आप 10 घंटे बात करिए, मगर फिजिकली आप लोग दूर बैठिए। अगर कोई किसी को इन्वाइट कर रहे हैं, आप लोग लॉन में बैठिए, आराम से बैठिए भाई, लॉन में बैठ के दूर दूर बैठो, अपना एंजॉय करो। डिस्पोजेबल ग्लासेस में आपको कोल्ड ड्रिंक लेना हो ले लो, राइट। मगर अब एक आदमी सर्व कर रहा है अगर, बस वही रिस्क हो गया। तो ये कॉमनैलिटी ऑफ फैक्टर जो है, ये चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो दीज आर सम सिंपल स्टेप्स जो कि आप कोरोना को प्रिवेंट करने के लिए कर सकते हैं। कुछ होम्योपैथी की दवाइयाँ हैं, कुछ आयुर्वेदिक में भी क्रियाएँ हैं जो कि बताएंगे डॉक्टर आपके जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं वो आपको बताएंगी क्या करना है उसके लिए। सेकेंड इज़ द म्यूकोरमाइकोसिस, कि इसको कैसे प्रिवेंट करें। ये मरीज़ के हाथ में एक्चुअली बहुत कम है, फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि अब डॉक्टर तय कर रहा है कि भाई स्टेरॉइड कितना देना है ना, कितनी बार इन्हेलेशन में या आपको नेबुलाइजेशन में स्टेरॉइड लेना है, कितनी स्टेरॉइड हमें इंजेक्शन में लगाना है, टैबलेट में देना है। तो ये एक समस्या तो डेफिनेटली है,
मगर जैसे नेज़ल कैनुला है, मैं कहता हूँ भाई एक नेज़ल कैनुला है, आप 2 दिन इस्तेमाल करके फेंक दो, 1 दिन इस्तेमाल करके फेंक दो, अगले दिन नया नेज़ल कैनुला लगा लो, राइट। उसमें बहुत ही सस्ता आता है, मेरे ख्याल से 20-50-100 रुपये के कैनुला आ जाते हैं। सो दैट इज़ दोज आर थिंग्स विच वन कैन डू कि नेज़ल कैनुलास को आप चेंज कर लें, नेज़ल मास्क को आप जल्दी चेंज करें। ऑफ कोर्स कोई एक मरीज़ का दूसरे में नहीं लगाया जाता कभी, बट उस मरीज़ को भी अपना चेंज करने की मतलब कर लेना चाहिए उसको भी बीच में। और बाकी आई थिंक इंडेक्स ऑफ अगर खुदा न खासा इन्फेक्शन हो जाए तो इंडेक्स ऑफ सस्पेशन ज़्यादा रखें कि आँख में अगर भारीपन आ रहा है, ख़ास तौर से जो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन इसका है ये मैक्सिलरी साइनस, अगर इनमें भारीपन आ रहा है, फ्रंटल साइनस में अगर आपको यहाँ पे भारीपन महसूस हो रहा है तो आप बिल्कुल अलर्ट हो जाइए इस चीज़ के लिए कि ऐसा तो नहीं कि म्यूकोरमाइकोसिस से अगर ये भारीपन बढ़ रहा है, कुछ हो रहा है, तो MRI की ज़रूरत पड़ती है, तो उसे कराएं। ये जो बाबा टाइप के लोग बोलते रहते हैं, अपनी बकवास करते रहते हैं कि हम ठीक कर देंगे, ऐसे कर देंगे, इनकी मत सुनिए। ये सब पाखंडी लोग हैं, जब टाइम आता है सब भाग जाते हैं छोड़ छाड़ के, फिर खुद बीमार पड़ते हैं, तब एलोपैथिक इलाज पे आ जाते हैं। हर पैथी की यूज़फुलनेस है और हर पैथी की लिमिटेशंस हैं, ये हमें समझनी ज़रूरी है। कोई भी ओवर क्लेम करे कि अरे मैंने तो पता नहीं कौन सी दवा बना दी, वो WHO ने भी ठीक कर दिया जी, सब पार हो गया, ठीक हो जाएंगे तो दो ना फिर दवा, क्यों मर रहे हैं लोग, क्यों नहीं कोई स्टेटमेंट आ रहा है? तो इस तरह की चीज़ों पे ध्यान दें कि डोंट गो बाय दीज थिंग्स। वो जाए जो एविडेंस, जो हम पैथी की बात करते हैं, हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की बात करें। एविडेंस क्या है, प्रूफ क्या है, पब्लिकेशन क्या है, ये बताइए, राइट। अच्छा, इसमें क्या प्रिवेंशन के लिए कोई ऐसी ड्रॉप भी है, आई ड्रॉप, ऐसा आप आई ड्रॉप नहीं, जो अगर इन्फेक्शन से कोरोना के कारण कंजंक्टिवाइटिस हो रही है उसको कंजंक्टिवाइटिस की तरह ट्रीट करते हैं। बट अगर म्यूकोरमाइकोसिस हो रहा है तो फिर इमीडिएटली मोस्टली अगर म्यूकोरमाइकोसिस हो रहा है तो आँख में सूजन, आपकी आँख में सूजन आएगी, आँख के मूवमेंट में पेन होएगा, आँख हो सकता है बाहर की तरफ भी लगे और चारों तरफ आँख के पेन होगा, मगर ये सारा इलाज करेगा ENT वाला सर्जन, न कि आँख वाले सर्जन। अच्छा, ENT वाला करेगा, बिकॉज बेसिकली साइनसिस से आ रहा था, तो बेसिक ट्रीटमेंट ही होता है। ऑफ कोर्स उसमें इंट्रावीनस एंटीबायोटिक्स चलानी है या आई ड्रॉप चलानी है, वो हम लोग का पार्ट होता है। बट बेसिकली या तो ऑफ्थैल्मोप्लास्टी सर्जन जो कि ऑफ्थैल्मोलॉजी के साथ तो जो प्लास्टिक सर्जरी का पार्ट देखते हैं वो, और ENT वाले ये मिलके काम करते हैं। जनरल ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट जैसे हम लोग रेटिना के हैं या एक जनरल आई डॉक्टर्स हैं, वो इसको मैनेज नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि दिस इज हाईली स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट। तो डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आपने हमारे दर्शकों को भी बताया होगा कि मतलब कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे इसमें सावधानी रख के आप अपने आप को बचा सकते हैं। और जाहिर सी बात है, कोरोना आज की बहुत बड़ी समस्या है, पूरे देश की समस्या है और हर कोई इसको कहीं ना कहीं से डरा है और झेल भी रहा है। तो डॉक्टर साहब, आपको अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, बहुत अच्छा तो हमारे साथ हैं डॉक्टर उत्तम जी, जिन्होंने इतनी अच्छी जानकारी आप सभी दर्शकों को दी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इन चीज़ों को अपनाएंगे और इन सब चीज़ों से खुद को प्रिवेंट रखने की कोशिश भी करेंगे। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, आप बचने की आपको क्या करना है, मास्क लगाना है और भी चीज़ों को जो भी आपने बताया उसको आप फॉलो करिए और स्वस्थ रहने की पूरी कामना करता हूँ मैं आप सभी लोगों का। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।